नमस्कार दर्शकों, व्यालोक वाणी पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ व्यालोक वाणी के श्री स्वामी व्यालोक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। धन्यवाद संदीप भाई। दर्शकों कैसा लग रहा है अपने ही घर में मेहमान होकर? नहीं नहीं, ये तो हम लोगों जी। का आना जाना हाँ। चलता रहता है। जी जी प्रारब्ध जी पर भी मैं कभी होस्ट जी जी करता हूँ, कभी आप जी करते जी हैं, इसलिए ये हम सारा सामूहिक घर है, तो बिल्कुल कुछ खास सही। वैसा उल्टा नहीं लग रहा है जी। जी दर्शकों, घर की बात हुई तो भारत का भी एक घर है। उसको वहां से जो है, वहां मुखिया लोग बैठते हैं। वो मतलब घर का मास्टर बेडरूम जो होता है ना, वो एक वहां पर भारत का है, वो उसको बोलते हैं संसद। वो मास्टर बेडरूम है। वहां पे मुखिया लोग रहते हैं, वहां से देश चलता है, वहां पर चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है, सब कुछ होता है। पर सोचिए, घर का मास्टर बेडरूम ही अगर गंदगी से भरा हो, गंदे लोगों से भरा हो, तो उस पूरे घर का क्या हाल हो। ये हो रहा है आजकल की संसद में। जो लोग कभी सत्ता में थे, तब तो वो देश लूट ही रहे थे। आजकल सो कॉल्ड विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष तो नहीं, वो देश के विपक्ष में बैठे हैं, वो एक अलग कहानी है। और हरकतें अजीब अजीब, मतलब शर्म आ जाए। दुनिया में कोई हमारी संसद को देखे तो हमें शर्म आ जाए कि भाई क्या होता है हमारे यहाँ, क्या रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और ये वायनाड से जरूर भेजे जाते हैं इस प्रकार के। वेलो भाई, क्या कहना है आपका, क्या चल रहा है संसद में? मैं फिर से एक बार अपने जेएनयू के दिनों को याद करूंगा। भाई, अभी जो ये कुकर्म चल रहा है देश की सर्वोच्च पंचायत में, आखिर उन वामपंथियों कांग्रेसियों के मक्का मदीना जेएनयू की मैं खदान का प्रोडक्ट हूं। वहां एक अतिवादी, हालांकि ये लोग उसको अतिवादी वामपंथी संगठन कहते थे, लेकिन वो कुल मिला के वही था जिसका अभी अभी कुछ महीने पहले सफाया हुआ है और गृह मंत्री ने कहा कि देश से नक्सलवाद नाम की बीमारी को खत्म कर दिया गया है। तो उनका भी एक छात्र संगठन होता था सीपीआई माओवादी का, डीएसडब्ल्यू करके। और नाम सब देखिए ये लोग कितना बढ़िया बढ़िया रखते हैं, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स करके यूनियन, डीएसयू। वो अद्भुत तरह के पोस्टर बनाता था, बहुत आक्रामक और आपको अंदर तक गुस्सा दिलाने वाला। उनका एक पोस्टर मुझे अभी भी याद है, किसी जेएनयू के पुराने साथी के पास होगा या गूगल पर आप मेरा ही फेसबुक वॉल वगैरह तलाशेंगे तो कभी मैंने उसको शेयर करके लिखा भी है। उसमें संसद के ऊपर उन्होंने 3 सुअर को दिखाया था और लिखा था कि संसद है या सुअर बाड़ा है। और वो लोग बाकायदा संसद को कहते थे कि भाई संसद तो सुअर बाड़ा है, ये संसदीय लोकतंत्र ठीक नहीं है, सत्ता बंदूक की क्राइम, ब्ला ब्ला ब्ला। बड़ा गुस्सा आता था साहब। सोचता था कि हमारे देश की संसद को ये क्या हो गया है, क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि ये 98-99 की बात है। वाजपेयी जी आके 13 दिन रह के जा चुके थे। फिर से वो जो एक काला दौर चला था जिसमें ऊँघते हुए देवगौड़ा, फ्रेंच कट वाले, नेहरूवादी, गुजराल वगैरह बन के जिन्होंने देश की विदेश नीति को गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम पर खत्म कर दिया, ये लोग आ चुके थे। लेकिन संसद चलती, रॉ एजेंट्स का हत्यारा। लेकिन संसद चलती थी, संसद में विमर्श होता था और संसद में भाजपाई अच्छी खासी संख्या में थे। लेकिन इस तरह की चीजें विपक्ष के नाम पर, भाई 10 वर्षों तक जब एंटोनियो मायनो का लूट का राज चलता रहा, वेटकन राज चलता रहा, जब पूरे देश की जनता सड़कों पर उतर आई, जिसकी वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, उस वक्त भी संसद में इस तरह का, मैं उसके लिए शब्द, शालीन शब्द नहीं खोज पा रहा हूं कि इस तरह की अभद्रता, इस तरह की घटियापन, और इस लीचड़पन। तरह का घटियापन। जैसे आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये संसद टीवी से मैंने लिया है। ये संसद टीवी पर देखिए ये क्या होता है। The business of the house very clearly, they just ये मैं ही shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the। इस आदमी को सुनिए मत, केवल इस आदमी की भंगिमा देखिए और इसके दाहिनी ओर जो व्यक्ति, मैं फिर चला रहा हूं, ये देखिए, ये संसद में बाईं जेब में और ये चुस्की लेते हुए, मैं यहां फ्रीज करना चाहूंगा। ये तस्वीर हमारे संसदीय लोकतंत्र की है, ये देखिए।
ये आदमी संसद को समझता क्या है, और ये आदमी हमारा नेता प्रतिपक्ष है। और ये किस बात की चर्चा हो रही है? ये इस बात की चर्चा हो रही है कि अब आपको एक ऐसी चीज पर बोलना है जो राष्ट्रपति के अभिभाषण से कहीं संबंधित नहीं है। आप एक मैगजीन के चैनल उठा लाए हैं, उस पर हम लोग प्रारब्ध पर भी और वाणी पर भी वीडियो कर चुके हैं, उस पर तो खैर अलग से बात हमने कर ली है। लेकिन ये व्यक्ति देखिए, इसकी भाव भंगिमा देखिए, इसकी मुद्रा देखिए, और स्पीकर के आसन पर कागज फेंके जाते हैं देश की संसद में। ऐसा दृश्य हम लोगों ने बना दिया है। और एक कल स्पीकर साहब ने कहा, इस आदमी ने एक शब्द और बोला, यार। स्पीकर तमतमा के बोले, यार क्या होता है? ये व्यक्ति खुद को समझता क्या है? और मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सरकार आखिर इसको क्यों खुला छूट देके घुमवा रही है, क्यों इसको कुछ भी करवा रही है। क्योंकि मैं इसको समझने में नाकाबिल हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति इस तरह से संसद को चला रहा है। इसके बगल में देखिए, उसका नौकर जो वेणुगोपाल खड़ा है, आपको पता है दर्शकों श्रोताओं, कल का इसका भाषण देखिए, और ये बोल रहा है कि नीति, और वहां पर ये वेणुगोपाल इसका नौकर चुपके से बता रहा है फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। अरे भाई, तू ना तो एक शब्द अपने से बोल पाता है, कभी वो जयराम रमेश तेरे को सिखाता है, और तू तड़ाक ही नहीं, तू मेरा सांसद नहीं है भाई। तेरे जैसे घटिया आदमी को माननीय कहते हुए शर्म आएगी, क्योंकि ये आदमी चिट्टा फूंकता है, क्या करता है भगवान जाने। ये आदमी उस संसद में जिसमें मेरी कमाई का, आपकी कमाई का गाढ़ा पैसा लगा हुआ, एक एक मिनट पर हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें ये आदमी ऐसे लेके और टी शर्ट में और चाय पी रहा है। ये कितना कल एक वीडियो, कल एक वीडियो आया, ये गाड़ी में जैकेट पहन के आया था, काली जैकेट, और संसद में उतरते ही गाड़ी में जैकेट उतार के छोड़ दिया। गाड़ी में ठंडा लगता है, संसद में नहीं लगता, खुले में नहीं लगता है। और ये टी शर्ट जेलेंस्की मॉडल चल रहा है। यंगस्टर है, लड़कियों को अरे क्या स्मार्ट है, क्या दिखता है, क्या समझ जी। ये भी एक छवि प्रस्तुत की जा रही है कि वो जो यंग जनरेशन है उसको ये मतलब अपनी भाव भंगिमा, शारीरिक सौष्ठव से प्रभावित कर सके। जनरेशन ने तो इसका क्या बुरा हाल किया है। वो बिहार में भैया सबसे ज्यादा यंग जनरेशन थे। आपको केजरीवाल याद होगा दर्शकों श्रोताओं, संदीप भाई आजकल कहीं दिखता नहीं है, पता नहीं पंजाब के शीशमहल में रह रहा है। वो दिल्ली विधानसभा का खास सत्र बुलाया करता था, बाहर चुप रहता था, और अंदर चूंकि इम्यूनिटी मिली हुई है तो अंदर जाकर अनाप शनाप आए बाएं कुछ भी बोलता था। ठीक वही स्ट्रेटेजी जो ये विषधर राहुल कर रहा है। आप जो अगला वीडियो दिखाने वाले हैं वो इसी से संबंधित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दर्शकों को वो वीडियो दिखाइए कि ये क्या बोल रहा है। ये साफ तौर पर स्वीकार रहा है कि ये कितना घटिया आदमी है। ये आपने दूसरा वीडियो दिखा दिया है, लेकिन खैर मैं इसी पर बात कर लेता हूँ। नहीं, मैं ये लगा देता हूँ, नहीं रोकेगा मुझे। आप इसकी बात कर रहे हैं? जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आदमी पत्रकारों को क्या बोल रहा है। और मैं संदीप भाई आपसे आग्रह करूंगा कि एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है। वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। वो लाइन मैं अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। अंदर बोलूंगा, बाहर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे मरहूम अब्बा हुजूर को भी पता है कि बाहर बोलूंगा तो फिर से 68वीं बार या 70वीं बार मुझे माफी मांगने रगेद के बुला लिया जाएगा। कल ही 3 कांग्रेसी नेताओं को फिर से माफी मंगवाई है एक भाजपा नेता ने, जिन्होंने उनके बारे में गलत बयानी की थी। ये खानदानी चोर कितनी बार माफी मांग चुका है सावरकर, वीर सावरकर के मुद्दे से लेके कहां कहां, इसका तो कोई हिसाब नहीं है।
सवाल ये है कि संसद में इस तरह के लोग, और इससे पहले जो एक वीडियो दिखते दिखते रह गया था दर्शकों, और हम इसको कोई एडिट नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोग समझे, इसको आप लोग समझिए। ओके, नो नो, कल्याण जी, ये देखिए, कल्याण जी, कल्याण जी, राहुल गांधी जी, Let the House order, sir. ये एबीपी लाइव का वीडियो है और मैं इसको फिर से चलाऊंगा। संदीप भाई अब आप कुछ मत कीजिएगा, मैं चला रहा हूं इसको। तो इसमें समस्या ये है कि एक कल्याण बनर्जी नाम का नमूना है, और वो कल्याण बनर्जी नाम का नमूना जो है वो इसके आगे पहुंच गया है, वो वेल में भी नहीं पहुंचा है, वो प्रधानमंत्री के आगे पहुंच गया है और वहां जाके कर रहा है हंगामा। लोकसभा स्पीकर पहले कल्याण बनर्जी को बुलाते हैं, ये वही बनर्जी है जिसने जगदीप धनखड़ साहब का वीडियो बनाया था, और ये वही विषधर राहुल है जिसने तालियां बजाई थी। राहुल ने वीडियो बना रहा था जी। संसद में बोलूंगा, बाहर नहीं बोलूंगा। संसद में मेरे जो गुंडे हैं, लफंगे जो हैं, वो प्रधानमंत्री के सामने 2 फीट की दूरी पर, मैं तो प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं पा रहा हूं कि भैया मार्शल उठा के फेंकवाने की आपको दिक्कत क्या है, काहे इतना मने भाई डेढ़ घंटा प्रधानमंत्री का भाषण होता है, अभिभाषण होता है, देश वह न सुन पाए। ये लोग बैचेज में, क्योंकि ये प्रधानमंत्री अपनी बात कहते रहते हैं, क्या अद्भुत मतलब आत्मसंयम है, ये लोग बैचेज में हल्ला करते रहते हैं। और इसमें पहले कांग्रेस में सुष्मिता देव थी, वो टीएमसी में चली गई, बैचेज में, क्योंकि ये लोग 10 मिनट से ज्यादा हल्ला नहीं कर सकते। तो ये मतलब स्कूल के जैसे चेयरिंग नहीं होती है, ये वो करते हैं और प्रधानमंत्री के माइक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। 1.5 घंटा प्रधानमंत्री शोर सुनते हुए अपनी बात अपनी देश को कह रहे होते हैं, और पता है कि ये व्यर्थ है, क्योंकि जनता जो है, शोर के साथ आप किसी की बात कैसे सुनते, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। और अभी एक बात और कहूंगा, राहुल गांधी ने बोला मैं अंदर बोलूंगा, तो इनकी एक बड़ी चहेती पत्रकार थी आज तक की, थी मौसमी सिंह, वो एकदम वो असली गोदी मीडिया का जो रूप है वो 3-4 साल पहले मौसम सिंह का दिखता था। आजकल पॉडकास्ट करते हैं आज तक वस्तक पे। एक बार राहुल गांधी ने बोल दिया कि तुम तो बीजेपी के एजेंट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसको लगा कि उसके मुंह पे किसी ने थप्पड़ धर दिया, उसका मुंह कसैला हो गया कि बताइए, जिंदगी भर इन लोग के साथ रहे, इन लोग का बात के, इन लोग की लाइन लिए, और अब हमको बीजेपी का एजेंट बोल दिया। ऐसा मतलब माँ बहन की गाली दे देते चलता, लेकिन बीजेपी का एजेंट बोल दिया। अब उसी ने इससे पूछा कि सर अंदर जो बोलना चाह रहे बाहर तो बोल दीजिए, कल का वीडियो है मौसमी सिंह की आवाज में। आपने जो बात कही है वो मीडिया पर फिर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा भाई। आप जानते हैं कि मैं अपने हम पेशों के बारे में क्या ख्याल रखता हूं। अब उस पर एक अलग वीडियो का आप मसाला दे रहे हैं। कल भी इस बदतमीज खानदानी चोर ने कल भी सारे पत्रकारों को, तथाकथित पत्रकारों को, क्योंकि मैं उनको पत्रकार नहीं मानता जो राहुल विंची के मुंह में माइक ठूसने जा रहे हैं, इसका घनघोर बहिष्कार होना चाहिए इस व्यक्ति का, क्योंकि ये भाजपा के खिलाफ नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ खड़ा है, ये भारत के विचार के खिलाफ खड़ा है भाई। ये ऐसा क्यों है? का दलाल क्या यस, ये वेटिकन का जो दलाल है, जिसने इसकी मां ने 10 साल वेटिकन के इशारे पर चलाया है। हिंदुओं को इस देश से क्या करने की योजना है, और हमारा शत्रुबोध खोया हुआ है, इसलिए मीडिया पर नहीं। ये जो वीडियो आया है ये क्यों उस तरफ से, और पिंकी वाड्रा खोल रही है दरवाजा, क्योंकि उसके पहले ये कह चुका है कि आप लोग तो सब बीजेपी को डिफेंड करते हो। अरे क्यों डिफेंड करते हो? ये कल्याण बनर्जी जैसा नमूना, मतलब कभी ये उपराष्ट्रपति का, ये सभापति का की मौकरी करता है, कभी ये प्रधानमंत्री के सामने जाके, और ये व्यक्ति सांसद है, डेरेक ओब्रायन सांसद है, महुआ मोइत्रा सांसद है हमारी। हम दोबारा होके आगे
शर्म वो नहीं आती पिछले है? संसद में उसको हटा दिया गया था महुआ। सर एक बड़ा जरूरी सवाल, महुआ मोई तरफ कल्याण बनर्जी के आपस के ट्वीट्स की लड़ाई देखिएगा दर्शकों, गूगल पे सर्च करिएगा, मजा आएगा। दोनों टीएमसी के सांसद हैं, दोनों एक दूसरे की क्या उतार रहे हैं। पहले एक बहुत जरूरी सवाल, क्या केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी का ईसाई होना भारत के खिलाफ, या भारत में जो ये जितने भी हम 12 साल से देख रहे हैं इनका व्यवहार, इनकी लीचड़पना, क्या इसमें यह दम है कि हम भारत पर राज करते थे या हम करेंगे क्योंकि ईसाई सभ्यता ही सारी सभ्यताओं पर राज करती है, ऐसा यह भी एक एंगल हो मूल सकता है? मूल ही वही है, वो भी नहीं हो सकता है भैया, वही है। ईसाई और जिहादी सभ्यताएं अगर उसको सभ्यता माने तो, मुझे तो पता नहीं, मतलब ये दोनों राजनीतिक विचारधाराएं जो है, मुझे थोड़ा बहुत मार्क्सवाद से इनकी समानता मिलती है, क्योंकि तीनों तत्वों के सिद्धांत हैं और तीनों राजनीतिक विचारधाराएं हैं। तो इनमें ईसाइयत का मानना है कि हमारा ये नॉर्मेटिव कल्चर के हैं कि हमने जो कह दिया वही सही। जिहादी तो तलवार के बल पर बढ़ते हैं। इन्होंने एक और चालाकी की कि तलवार के साथ साथ सोने की तलवार भी छुपा ली है, यानी लोभ से बदलो। अभी आप के साथ मैंने चर्चा थी किसी और के साथ कि मरियम माई यात्रा बिहार में निकलती है, आज से नहीं निकलती है, बहुत वर्षों से निकलती है। मजे की बात यह है कि शुरुआत इन्होंने दुर्गा पूजा में की, 9 दिनों तक मरियम की मूर्ति को बाकायदा दुर्गा माँ की तरह सजा सवार के, और धीरे 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 उसको फरवरी में ले आए हैं। आप सोचिए कितनी लंबी तैयारी होती है। उसी पर मेरे किसी मित्र ने यह भी कह दिया कि अरे फलाने जगह की पटना की गौरवशाली जनता इतने वर्षों से प्रतिकार कर रही है और इन लोगों को मार पीट के भगा देती है, कुछ नहीं होता है। भैया ये किन किन बिलों में छुपे हुए हैं, कहां कहां छुपे हुए हैं, और इनको ताकत कहां से मिलती है? इनको ताकत मिलती है राहुल विंची से, इनको ताकत मिलती है पिंकी वाड्रा से, इनको ताकत मिलती है कल्याण बनर्जी से, और इनको ताकत मिलती है उन 8 सांसदों से जिनको कल आखिरकार मुझे एकमात्र जो अच्छी खबर मिली कल के संसद के सत्र से कि 8 लफंगों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है, जिसमें सी किरण रेड्डी है, एक वेंकट रमनन है, आप नाम देखते जाइए, गुरजीत औजला है, मणिकम ठाकुर है, राजा वडिंग है, हिबियन है, प्रशांत पटोले है, डीन कुरियाकोस है। मतलब इसमें से आपको कोई भी नाम हिंदू लग रहा है क्या? और अगर लग रहा है तो प्लीज चेत जाइए। आप अगर कल्याण बनर्जी को हिंदू समझ रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। आप अगर महुआ मोइत्रा को, आप राहुल विंची के इर्द गिर्द के किसी भी व्यक्ति को, उसके इंडी गठबंधन के किसी भी साथी को, अगर आप डीएमके के प्रमुख स्टालिन को हिंदू मान रहे हैं तो फिर भैया एक सबूत देता हूं सर, इसका एक सबूत देता हूं। संबित पात्रा जी रागिनी नायक के साथ किसी टीवी चैनल पर बहस कर रहे थे, जो भी वाद विवाद चलता रहता है। रागिनी नायक वही अपना उल्लू चालू कर दी। संबित पात्रा जी ने कहा तुम क्या बोली, तुम तो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो। मुंह सूख गया, कुछ बोल नहीं पाई। और आजकल उसके ट्वीट्स देखिए, उसको पेट हंसते हंसते पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट विंग की, एनएसयूआई की प्रेसिडेंट रही, क्या रही पता नहीं, पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नजदीक रहने के लिए जब हम लोग धर्म परिवर्तन किया है। में पढ़ रहे थे तब वो रूसू की प्रेसिडेंट हुआ करती थी और हमारे कई साथी उस पर फिदा हुसैन भी हुआ करते थे। सेक्सिस्ट कमेंट है। एनएसयूआई का एक ही काम था, सुंदर लड़कियों को प्रेसिडेंट के लिए लड़ा दो, 2 साल में एक बार तो जीत ही जाएंगे। और तो उस समय तो मैं भी था, पूरे शहर में पोस्टर लगे रहते थे। एनएसयूआई का है तो एकदम खूबसूरत लड़कियां चार्ट हो, और बाकी एबीवीपी वाले अपना तो जो करते थे करते थे। खैर तो लोग भाई, आखिरी सवाल, क्या समाधान है? क्या समाधान है? समाधान वही है, एकमात्र समाधान है, संसद से इन लफंगों को उठाकर फेंकिए, लौह दंड लीजिए, आप अपना काम कीजिए, और जनता को हिंदू होना पड़ेगा, सनातनी होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई कारण नहीं है, कोई समाधान नहीं। ये जो हम लोग आजकल तो सर जनता सवर्ण हुई जा रही है, वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो जनता तो ये भी हो गई कि मोदी जी से मजा नहीं आ रहा है, डांस नहीं कर पा रहे हैं। अरे भैया वो प्रधानमंत्री हैं, तुमको मजा देने के लिए थोड़े हैं।
तुम इतनी छोटी छोटी बात एक इस देश को देखिए, क्या दुर्भाग्य है, क्या देश बनाया है भाई साहब हम लोगों ने। इट वॉज लाइक हॉट पोटैटोज, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर ऑन मी। ऐसा लगा जैसे सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। भावार्थ यही है नरवणे के इस एक वाक्य को लेकर, जिसको वो खानदानी चोर कह रहा था कि एक वाक्य है जिससे सब लोग डरे हुए हैं। किसी प्रधानमंत्री के मुंह से अगर ये शब्द निकले तो उस पर गौरव होना चाहिए कि वाह, चलो भारत देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने आर्मी को पूरी छूट दी। इस दुर्घटनावश हिंदू नेहरू की तरह सर नरवणे जी ने क्या गलत कह दिया? अगर एक गोली चलाते वो कितना, सर एक बात बताएं, पहलगाम हुआ, एस्केलेट होते होते मुद्दा पहुंच गया, उनके न्यूक्लियर बेसिस को हमने तबाह किया। पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, आप अपना एयर स्पेस पूरा उनका क्रॉस करके ये मुद्दा कितना ऊपर जा सकता है। और चाइना बॉर्डर क्या पाकिस्तान बॉर्डर है? वहां पर आज तक आर्टिलरी फायरिंग नहीं हुई है। एस्केलेशन अगर होगा युद्ध का तो नरवणे जी क्यों नहीं जिम्मेदारी से अपनी बात कहेंगे कि भाई साहब मेरा एक फैसला कहां तक लेकर जाता देश को। नरवणे जी ने खूब जिम्मेदारी से बात कही है बंधु। दिक्कत यह है कि देश में हम लोग कान नहीं देखते हैं, कौवे के पीछे पीछे लग जाते हैं। नरवणे ने साफ तौर पर अपने इंटरव्यू में कहा है, ऊपर से ये मंदबुद्धि विषधर जो बकैती कर रहा है, भैया रेजिन लॉ कहाँ है, खड़ी चढ़ाई है, वहां टैंक कहां से पहुंच गए, कैलाश रेंज तुम ले आते हो, कभी डोकलाम ले आते हो, तुमको पता ही नहीं है कि तुम बकवास क्या कर रहे हो यार। ऐसे थोड़े चलती है देश की विदेश नीति। चाइनीज एमओयू का असर है लग रहा है। बिल्कुल है। और मुझे तो सिंपली ये लगता है कि भैया इससे उचित बात हो ही नहीं सकती है कि जो उचित लगे वो करो, डू व्हाट यू डीम फिट। इससे बड़ा फ्री हैंड सेना को किसने दिया? ये जो विषधर राहुल है, इसका परनाना केनेडी को चिट्ठी लिख रहा था और चीन के साथ 62,000 वर्ग किलोमीटर हमारी भूमि दान कर रहा था। कह रहा था कि वो क्षेत्र वैसा है जहां पर मेरे सिर की तरह बंजर है, जहां एक घास का तिनका नहीं उगता। तो महावीर त्यागी ने कहा था कि सिर तो सर आपका भी गंजा है, तो आपके सिर को भी दे दें चीन को। अरे सर जहां घास उगती थी वो भी तो दिया है, जहां फसलें उगती थी पंजाब दे दिया, बंगाल दे दिया। भाई लड़े आसाम नहीं जाने वाला था, आसाम को तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नेहरू ने संदेशा दे दिया था कि आप कटने को तैयार रहो। ये लोग बात कर पाते हैं, ये लोग नेता हैं, यही इस देश का दुर्भाग्य है। तो गोवा नहीं लिया, 47 में गोवा नहीं लिया, नेहरू के मरने तक गोवा पोर्टुगीज के हाथ में था। क्या बोले? प्रॉब्लम एक ही है संदीप भाई कि ये विषधर लोग हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठते हैं और ये हमारे सांसद हैं, जबकि इनकी जगह राष्ट्रद्रोह के आरोप में शिक्षों में होनी चाहिए, किसी गुलाग में होनी चाहिए, किसी कंसंट्रेशन कैंप में होनी चाहिए, और इनको बैलों की तरह जोत कर इनसे कृषि कार्य करवाना चाहिए। कम से कम इस विषधर खानदान के तो हर एक सदस्य को बैलों की तरह जोत कर कृषि कार्य करवाना ही चाहिए। बस यही मेरा कंक्लूजन है और यही कंक्लूडिंग वाक्य है। आपने आज मुझे होस्ट किया तो अंत भी आप ही करें। जी नहीं, मैं बस यही कहूंगा सर कि बहुत धन्यवाद। और राहुल गांधी पर यह बातचीत सदैव लगातार होती रहनी चाहिए। देश का जो भ्रम है राहुल गांधी के प्रति, जो कभी कभी मीडिया के माध्यम से आ जाता है, वो क्लैरिटी बनी रहनी चाहिए। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि इसकी कोई भी हरकत हो हम इसको डिस्कस करेंगे, सदैव इस पर बात करेंगे। और आपकी क्या राय है इस राहुल गांधी के खानदान के बारे में, इसकी हरकतों के बारे में, इसके विपक्ष में होने पर भी आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें व्यालोकवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। और आप सबको पता है दूसरा ठिकाना, उसको भी दोहराने का मौका दें। प्रारब्ध और व्यालोकवाणी दरअसल एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, तो इसलिए आप दोनों चैनल को जितना प्यार दे रहे हैं उतना हमें प्यार और स्नेह मिल रहा है। प्लीज इसे कंटिन्यू रखें। जय जय श्री राम। जय श्री राम।